हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो मैं आज ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ आपके लिए, एसएससी जेई के लिए। और इसमें जो है मैं आपकी कोशिश कर रही थी कि मैं ज्योग्राफी इसी पार्ट में फ़िनिश कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें एसएससी जेई में मैंने नोटिस किया है कि वर्ल्ड जीके में से भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी कवर करना जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वो और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ, तो वो मैं फोर्थ पार्ट में डिस्कस करूँगी। और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इस पार्ट के तुरंत बाद ही 1-2 घंटे बाद ही हम उस पार्ट को भी अपलोड कर देंगे। तो वो भी बहुत ज़रूरी है और उसमें ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर होंगे, तो इसलिए उसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में, पर वो बहुत यूज़फुल होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं आज का। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी नया ज्वाइन किया है तो उन्हें बता दूं कि मैंने रीजनिंग की एसएससी जेई के लिए, इवन रीजनिंग की जो एसएससी जेई के लिए हम कवर कर रहे हैं वो सीएचएसएल और सीजीएल के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। जीके की भी अलग प्लेलिस्ट है, वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो भी रिसोर्सेज ऑब्वियसली कंट्री के अंदर होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हम ओशियन की बात करें तो नेशनल रिसोर्सेज किसे कहा जाएगा, तो एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ओशन का फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम द कोस्ट, तो वो जो है उसके उसके अंदर अगर कोई रिसोर्स मिलता है तो वो उस कंट्री का रिसोर्स माना जाता है, उस कंट्री का नेशनल रिसोर्स माना जाता है। तो ये जो टर्म है, ये जो नंबर है, इसे आप याद कर लीजिए कि विद इन 12 नॉटिकल माइल्स जो भी कुछ है वो नेशनल रिसोर्स है उस कंट्री का और उस नेशन को बिलोंग करता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं, आफ्टर दिस 22.2 किलोमीटर के बाद जो है 200 नॉटिकल माइल्स दूर जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, और कोई भी कंट्री उन्हें यूटिलाइज तब तक नहीं कर सकती जब तक कि बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो है कॉन्करेंस ना मिले। इसी तरह पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या किन्हें कहते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो है तो सही लेकिन अभी तक यूज़ में नहीं आए हैं, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, जैसे कि राजस्थान और गुजरात, उनमें जो है विंड पावर का जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, लेकिन अभी तक उनको यूज़ करने के लिए कुछ भी डेवलप नहीं किया गया है, तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो हैं जो अच्छे से यूटिलाइज किए जा रहे हैं। स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक वो चीज़ होती है जिनमें पोटेंशियल तो है लेकिन अभी हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें यूज़ करने की। तो देखिए, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें अलग अलग रिसोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है। तो स्टॉक वो रिसोर्सेज है जिनको हमें पता है कि हम यूज़ कर सकते हैं पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें यूज़ करने की। और रिजर्व्स क्या होते हैं। रिजर्व्स जो होते हैं वो हैं जिनका हमें पता तो है कि किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम उनको एक लिमिटेड लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, तो लिमिटेड एक्सटेंट तक जिनका यूज़ हो रहा है बस उनको जो है रिजर्व्स कहते हैं। जैसे कि वाटर डैम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, सो इट हैपेंड, its name is Rio de Janeiro Earth Summit and it happened in 1992। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें जो है एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था, और एजेंडा 21 क्या था, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में जो है आपका एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। अब इंडिया की थोड़ी सी अगर हम जोग्राफिकल प्रोफाइल की बात कर लें तो 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन, यानी कि 43% लैंड जो है वो प्लेन है एरिया इंडिया का, और जो जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ जो है लगाई जा सकती हैं। और 30% एरिया जो है वो माउंटेन एरिया है, माउंटेन से कवर्ड है, एंड अबाउट 27% इज़ दी प्लेट्यू रीजन। तो ये पूछे जाते हैं तो इनको याद कर लीजिएगा। और प्लेट्यू रीजन में जो है आपके मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट जो हैं वो मिलते हैं। सबसे बड़ा और सबसे
टॉलेस्ट प्लेट्यू जो है वर्ल्ड का, वो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विच इज़ द बिगेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड या टॉलेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तो आंसर आपका तिब्बतन प्लेट्यू। उसके बाद फैलो लैंड्स किसे कहते हैं, तो उसमें भी दो तरीके के होते हैं, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो वो हैं जिनमें कल्टीवेशन जो है 1 साल या उससे कम साल तक नहीं की गई है, और अदर देन करंट फैलो वो हैं जो कि 1 से 5 साल तक ही उनमें जो है एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। और किसी भी कंट्री में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए कितना प्रतिशत एरिया जो है वो कवर होना चाहिए फॉरेस्ट से, तो इसका जो आंसर है आपका वो है 33% एरिया। 33% एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू हैव अ इकोलॉजिकल बैलेंस इन एनी कंट्री। सो देन इन इंडिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इन 1952, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडिया हैज़ 8% ऑफ टोटल स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद है उसका 8% जो है वो इंडिया में है। IUCN की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स PDF हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, जानबूझ के नहीं प्रोवाइड कर रहे, ताकि आप थोड़ा सा कुछ मेहनत करें और थोड़ा सा नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए याद हो जाए, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने से साथ साथ जो है याद भी हो जाता है। फिर भी अगर आप शॉर्टकट मारने पे तुले ही हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड्स के और अपना PDF खुद बनाइए, कुछ कोशिश कीजिए ताकि कुछ तो दिमाग में रजिस्टर हो आपके। उसके बाद स्पीशीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पीशीज़ जो है वो कई तरीके से जो है डिवाइडेड है, जैसे कि नॉर्मल स्पीशीज़, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। तो क्या डिफरेंस है, नॉर्मल स्पीशीज़ वो हैं जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी है और उनकी जो पॉपुलेशन है उनको खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गायब भी हो जाएंगी प्लैनेट से। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो है जिनका ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है, दे आर अंडर द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, कि कभी भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, यानी पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती हैं, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। तो और डोडो एक और एग्जांपल है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे हैं, मतलब अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, उन अभी मौजूद हैं लेकिन खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम हो चुकी है। तो इंडिया में जो है वो है ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, जी हाँ क्रोकोडाइल भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैक, सेंगाई एक्सेट्रा। देखिए ये नाम जो है थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ या वल्नरेबल स्पीशीज़। तो ये नाम याद रखिएगा। वल्नरेबल स्पीशीज़ वो हैं जो अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से उनकी तादाद जो है कम होती रही, इफ़ देयर पॉपुलेशन kept on declining in this extent, तो वो जल्दी ही endangered species की कैटेगरी में आ जाएंगी, तो उन्हें vulnerable species कहते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गेंजेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। ये भी नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद रेयर स्पीशीज़ वो होती हैं जो एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, बट उनकी तादाद कम है। कम क्यों है, क्योंकि वो रेयरली पाई जाती हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही कम है उनकी तादाद। लेकिन क्योंकि उनकी तादाद ऑलरेडी कम है तो ये बहुत खतरा हमेशा मंडराता रहता है कि वो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं। तो एग्जाम्पल ऐसी स्पीशीज़ का है हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा और कहीं पाई ही नहीं जाती, तो नेचुरली उनकी भी तादाद कम होती है, लेकिन जो है उनको वल्नरेबल, रेयर या उनमें नहीं किया जाता क्योंकि वो एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है और वहाँ उनकी तादाद जो है वो ठीक ठाक है। तो ऐसी स्पीशीज़ को जो है वो एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल आपका अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, तो नाम से पता चल रहा है ये अंडमान में ही पाए जाते हैं, एंड मिथुन जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मैंने अभी बता दिया, जो कि अगर आप उन्हें ढूंढे जिस एरिया में वो पाई जाती थी उस एरिया में ढूंढे तो वो वहाँ नहीं है, अब नो लॉन्गर दे आर देयर, तो दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो
कुछ हैं जो पूरे वर्ल्ड से ही एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कुछ जो है पर्टिकुलर रीजन से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो वो भी अकॉर्डिंगली मानी जाती हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज़ आर एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक, जो कि इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। फिर इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में, तो इसको भी याद रखिएगा। आप जितने भी ये एक्ट हैं या जो भी कोई पर्टिकुलर ईयर में कोई चीज़ हुई है, तो उसको आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप बना लेंगे सीक्वेंस, तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना लें ईयर्स का, और उसमें जो है हर ईयर में क्यों क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो लिख लें, ताकि याद करने में आसानी रहे। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक चिंकारा एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड and the snow leopard etc. have been given फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज़ है जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिला है इन ऑर्डर टू कंजर्व देम। तो ये नाम याद कर लीजिए, इंडियन एलिफेंट, चिंकारा एंड गोडावन एंड स्नो लेपर्ड है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है इंडिया में। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ था 1973 में। तो जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनके नाम याद कर लीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सुंदरबंस है नेशनल पार्क है इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ये सारे के सारे जो हैं टाइगर से रिलेटेड हैं। और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, और पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। तो ये नाम जो है आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हैं और किस एनिमल से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो कुछ लोग हैं, सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में मैंने बात की थी जब अपने एनवायरनमेंट वाले वीडियो में बात की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सी ऐसी ट्रीज़ या बहुत सी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ है जिनको पूजा जाता है इंडिया में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मुंडाज एंड दी संताल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप्स, तो दे वर्शिप महुआ, जिसकी साइंटिफिक नेम है बैसिया लैटिफोलिया, एंड कडम्बा एंथोकैपलस कडम्बा ट्रीज। तो ये वर्शिप करते हैं वहाँ के लोग। जो ओडिशा और बिहार के ट्राइब्स लोग हैं, दे वर्शिप द टेमरिंड एंड मैंगो। बीज, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत बात होती है, लेकिन कुछ लोग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के खिलाफ भी हैं कि उससे जो है हम ओरिजिनलिटी जो है वो खोते जा रहे हैं। तो ओरिजिनल बीजों को या सीड्स को बचाने के लिए जो है कौन से आंदोलन हुए हैं, तो बीज बचाओ आंदोलन एंड इन टेहरी कहाँ हुआ है, बहुत ही फेमस है ये, टेहरी में हुआ है, एंड नवदन्य। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, इन्होंने शो किया है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। तो ये जो है ये दोनों ही जो है वो ओरिजिनल जो आपकी एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम 1988 में आया, और इसने जो है कोशिश की कि लोकल कम्युनिटीज़ को जो है अब लाया जाए, इन्वॉल्व किया जाए फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जो नीचे दिए गए अभियान हैं उनमें से कौन कौन से जो है वो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। तो आपने एक तो सुना ही होगा जैसे कि चिपको मूवमेंट, तो वो भी जो है लोकल लोगों ने किया था कि वो ट्रीज़ को नहीं काटने देंगे। इसी तरह एपिको मूवमेंट है। तो इस तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके होते हैं। लेकिन जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है तो ये कम्युनिटी का काम नहीं है, ये जो है गवर्नमेंट का काम है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप इनमें। उसके बाद जो है उड़ीसा में पहली बार जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो है रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद जो है ये भी पूछा जा सकता है कि किन्होंने प्रोक्लेम किया था कि डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके शासन के दौरान सबसे ज़्यादा जो है डैम्स और इरिगेशन सिस्टम्स बने, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान जो है ये बने हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। इन द 14th सेंचुरी जो हौज खास में टैंक है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था बाय इल्तमिश।
दामोदर रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रिवर ऑफ सौरो, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके अगेंस्ट था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट था, तो इसको भी याद रखेंगे, जो कि नर्मदा नदी पे बना है। कहाँ बना है? गुजरात में बना है, तो याद रखेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बिगेस्ट डैम? तो ये जो दे रखे हैं इनमें से सबसे बड़ा जो है डैम आपका भाखड़ा नंगल डैम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। और जो इसका रिजर्वॉयर है, जो नीचे लेक बन जाता है डैम की वजह से, उसको जो है गोविंद सागर लेक कहते हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो याद रखने हैं आपको। उसके बाद जो है आपका, अगर मैं हीराकुद डैम की बात करूं तो वो उड़ीसा में है, और ये जो है महानदी के ऊपर बना हुआ है। और इसके ऊपर 2 ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि हीराकुद डैम के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं उनका नाम क्या है? तो वो गांधी मीनार और नेहरू मीनार है। ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी मीनार एंड नेहरू मीनार आर लोकेटेड ऑन विच डैम? तो दे आर लोकेटेड एट हीराकुद डैम। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो नागार्जुना सागर डैम है, दिस इज़ इन हैदराबाद, और ये इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैसनरी डैम है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि इट इज़ द लार्जेस्ट डैम, इट इज़ द लार्जेस्ट मैसनरी डैम। मैसनरी डैम यानी जो कि मैसनरी से बना हुआ है। मैसनरी का मतलब है कि जो कि रॉक्स और ब्रिक्स की हेल्प से बना हुआ है। तो सिर्फ रॉक्स एंड ब्रिक्स से जो डैम बने हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड में ऐसे डैम हैं, उन सब में जो है लार्जेस्ट है ये नागार्जुना सागर डैम। और ये जो है कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्मदा डैम, अभी मैंने इसके बारे में बात की। टेहरी डैम जो है इट इज़ दी हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो कौन से डैम है वो? टेहरी डैम। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। इनका भी एक आप टेबल बना लीजिए कि डैम का नाम कौन सी रिवर पे है, कौन सी स्टेट पे है, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन, मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हाईएस्ट है या फिर ग्रेटेस्ट है। तो इस तरह की बातें उसके आगे आप लिख लीजिए। ऑन विच रिवर इज़ द पोंग डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ड? तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान रख लीजिए कि पोंग डैम जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, और ये जो है ब्यास नदी पे है, जो कि पंजाब में है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। गारलैंड कैनल प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू कैनल्स ऑब्वियसली, एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यानी रिवर्स को आपस में जोड़ने से जो है ये रिलेटेड है। भाखड़ा नंगल इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये? तो ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का, और सतलुज नदी पे बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश पे है। ऑन विच रिवर इज़ दी हीराकुद डैम बिल्ड? तो हीराकुद डैम जो है महानदी पे बना हुआ है। टेहरी डैम जो है मैंने भी बताया भागीरथी नदी में। और कुंद्रेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट जो है बहुत ही फेमस है, तो ये कर्नाटका में है, इसको भी याद रखेंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? तो महात्मा गांधी सेतु इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। इनमें से जो आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें से महात्मा गांधी सेतु जो है सबसे लंबा है, बट अब रिसेंटली 2017 में ही आपका जो लॉन्गेस्ट ब्रिज बन गया है वो है भूपेन हजारिका ब्रिज। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। तो भूपेन हजारिका सेतु जो है वो अब आपका लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बन गया है इंडिया में, और 2017 में ही ये जो है शुरू हुआ है। इसका दूसरा नाम है ढोला सादिया ब्रिज। तो जो ये ढोला सादिया ब्रिज है आपका, ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इट इज़ कनेक्टिंग ढोला विलेज एंड सादिया विलेज, तो इसलिए जो है इसका नाम ढोला सादिया भी है। और इसका जो है ये आसाम में बना है, और कौन सी नदी में के ऊपर बना है? ये लोहित नदी के ऊपर बना है। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि पहले करीब 6 घंटे लगते थे, उसको रिड्यूस कर दिया 1 घंटे में। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज।
तो इसका ध्यान रखेंगे। बांद्रा वर्ली सी लिंक आपका मुंबई में है, और आपका विक्रमशिला सेतु जो है वो आपका गैंजेस पे बना हुआ है, गंगा पे बना हुआ है, और ये बिहार में है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद एट विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेसेस वो द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कमीशन, तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो शिवासमुद्रम में जो है कमीशन हुआ था, शुरू हुआ था, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ दी हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो है पंजाब की है। आपके माइनर पोर्ट्स लाइक ककिंदा, माचिलीपट्टनम और ये सारे जो माइनर पोर्ट्स है ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सारे के सारे जो हैं आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड हैं, तो इसका भी आप जो है ध्यान रखिएगा। According to the census in 2011, which has the largest population, तो मुंबई has the largest population according to census 2011। अब तो शायद दिल्ली की हो गई है ज़्यादा population। At which of the following places was the mining of coal started in 1774, तो रानीगंज में स्टार्ट हुई थी। In terms of geographical area, इंडिया की कौन सी पोजीशन है, 7th पोजीशन। India does not share its boundary with which of the following countries, so it does not share its boundary with Taiwan, चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, बर्मा के साथ, भूटान के साथ, टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ हम शेयर करते हैं, जिनमें से म्यांमार है जिसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ देखिए हमारा ऑफिशियल क्लेम है, हम एक्चुअल ग्राउंड्स पे जो है नहीं करते शेयर बाउंड्री, बिकॉज इट इज़ शेयर्ड बाय पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ऑफिशियल क्लेम हमारा है, तो हम कहते हैं कि येस वी शेयर द बाउंड्री विद अफ़गानिस्तान। कितने पिन कोड जोन्स में इंडिया डिवाइड है, तो 8 में है, लेकिन एक और पिन कोड जोन भी है जो कि हमारी आर्मी के लिए अलग से बनाई गई है, तो टोटल 9 है वैसे, बट सिविलियंस की अगर हम बात करें तो 8 पिन कोड जोन्स में जो है डिवाइडेड है इंडिया। कौन सी स्टेट में जो है ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो उड़ीसा है इसका आंसर। कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे कम लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो पंजाब इज़ दैट स्टेट। द सिटी नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इज़ बेंगलोर। वर्ल्ड क्लास स्टेनलेस स्टील इज़ प्रोड्यूस्ड एट सेलम। इंडिया इज़ दी डैश largest producer of iron ore in the world, तो इंडिया इज़ दी 4th largest producer of iron ore। Where does लखवार डैम लोकेटेड, तो लखवार डैम जो है आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। पैन अमेरिका का मतलब है सारा का सारा अमेरिका। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो हीराकुड इज योर लॉन्गेस्ट डैम। द थर्मल पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज नवेली, तो नवेली जो है वो आपका थर्मल पावर प्लांट है तमिलनाडु में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डज नॉट कम अंडर द मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका डज नॉट हैव मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वो क्लाइमेट होती है विच इज़ ड्यू टू दी मेडिटरेनियन सी, तो उसके आसपास जो है ये क्लाइमेट पाई जाती है, तो इन तीनों ही जगहों पे जो है ये क्लाइमेट पाई जाती है, तो ये भी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कहाँ पे मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए, यहाँ पे ये क्लाइमेट पाई जाती है। द मेन कॉज ऑफ फॉल्टिंग इज़ टेंशन, तो देखिए फॉल्टिंग जो है वो एक फिनोमिना है जो प्लेट्स के बीच में जो है आपस में रगड़ खाने से होता है, तो ये जो है आपका इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अर्थ, तो इसमें विंड या टाइडल एक्टिविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो आंसर इसका टेंशन है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, 22 अप्रैल। नो टोबैको डे 31 में। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, तो आप इसका तो ये नहीं कि आप सारे डेज याद करने लग जाएं, लेकिन हाँ एक लिस्ट में ज़रूर आपको कहूँगी कि बना लीजिए जिसमें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज़ हैं या इम्पॉर्टेंट सोशल कॉज से रिलेटेड डेज़ हैं। अब सोशल कॉज का मतलब ये नहीं कि आप मदर डे या फादर डे या डॉटर्स डे याद करने लग जाएं, लेकिन मतलब जैसे नो टोबैको डे है, इस तरह का जो पॉल्यूशन कम करने के लिए है या हेल्थ से रिलेटेड है,
तो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप थोड़ा सा याद कर लें, एक लिस्ट बना लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? तो दामोदर प्रोजेक्ट जो आपका था, दिस वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुआ था। और सिंबल क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का? तो आपको पता ही होगा, पांडा है इसका सिंबल। मार्केट गार्डनिंग कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें जो है एक छोटे एरिया में आपकी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाए जाते हैं और टोटल पर्पस जो है वो सेलिंग होता है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद अ डीप और ट्रेंच इन द ओशन फ्लोर इज कॉल्ड ट्रफ। तो देखिए ये ट्रेंच क्या होता है, ये जो है एक तरह की दरार पड़ जाती है आपके ओशन के फ्लोर पे, तो उसको जो है ट्रेंच कहते हैं। और ये बेसिकली जो है आपके ओशन की जो क्रस्ट होती है और जो आपकी कॉन्टिनेंट की क्रस्ट होती है उनके आपस में टकराने से जो है ये गहराई जो है बन जाती है। तो आप क्रेस्ट और ट्रफ आपको वेव के फॉर्म में पता ही है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्रेस्ट है, नीचे वाला ट्रफ है। तो क्योंकि ये इस तरह का हिस्सा बन जाता है तो इसको ट्रफ भी कहते हैं। अब अगर हम क्रेस्ट की बात करें तो क्रेस्ट जो है रिजिज जो हैं इनको जो है क्रेस्ट भी कहा जाता है। तो रिजिज और क्रेस्ट दोनों एक ही तरह की चीज़ हैं। रिजिज आर बेसिकली अ सीरीज ऑफ माउंटेन, जो कि बहुत लंबी ऐसे सीरीज ऑफ माउंटेन अगर हो तो उसको जो है रिजिज कहा जाता है। और ये सेम जो है आपको सरफेस पे भी मिलेगी और सेम जो है ये आपको ओशन के सी बेड पे भी मिलेंगी। तो इनको जो है रिजिस कहा जाता है और क्योंकि ये क्रेस्ट फॉर्म में है तो इन्हें क्रेस्ट भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये ओशियनिक रिजिस ही हैं जहाँ से आपका लावा बाहर निकलता है, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो ट्रेंचेस होते हैं दीज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच? तो मरीना ट्रेंच जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो मरीना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच और जो कि कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो है डीपेस्ट पार्ट माने जाते हैं ओशन फ्लोर के। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइक्लोन्स एक्सेप्ट, तो जोंडा इज नॉट अ साइक्लोन, इट इज़ अ टाइप ऑफ विंड। हरिकेन इज अ साइक्लोन विच जनरली अकर्स ओवर Atlantic ओशन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आपका जो टाइफून है इट जनरली अकर्स इन द वेस्टर्न नॉर्थर्न पैसिफिक ओशन। और विली विली जो आपका है इट इज़ बेसिकली अ टोर्नेडो। तो देखिए टोर्नेडो या ट्विस्टर जो होते हैं वो सैंड के होते हैं जो कि ज़मीन पे बनते हैं। टाइफून एंड हरिकेन आर क्रिएटेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो हालांकि सरफेस अलग अलग है बट तीनों ही साइक्लोन्स है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। द ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन कैलिफोर्निया, ये भी याद रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे भी जिस तरह से डिस्कस किए हैं, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं 4th पार्ट में जो है डिस्कस करूँगी। और आपके जो है इसमें इन चारों पार्ट्स में मैंने टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वो भी कवर कर दिए हैं, तो अब मैं इसका कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगी। नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ इंडिया इज़ 3200 किलोमीटर्स, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ईस्ट टू वेस्ट भी पूछा जा सकता है, तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो है 2933 किलोमीटर्स। और इंडिया की कोस्ट लाइन जो है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो कोस्ट लाइन आपकी 7516.6 किलोमीटर है। विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर? तो साउथ ईस्ट एशिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। और अगर कंट्री की बात की जाए तो आपका जो है थाईलैंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, तो ध्यान रखिएगा इसका। द ग्रैंड कैनियन इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर कोलोराडो, तो जो ग्रैंड कैनियन है वो कोलोराडो रिवर पे लोकेटेड है। नाइल जो है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है। हुआंग हो जो है इसको येलो रिवर भी कहते हैं और ये इसमें बार बार बाढ़ आती है, ये चाइना में लोकेटेड है। A multi-purpose project named after a Buddhist monk is Nagarjuna Sagar.
हरिकेन्स आर जनरली एक्टिव ओवर द सी, मैंने अभी आपको बताया। ओरिनोको ऑयल बेल्ट इज़ इन वेनेजुएला, और अभी जो है वेनेजुएला हैज़ become the world's largest producer of petroleum. They have surpassed even Saudi Arabia in petrol production because a great amount of deposit has been found in the Orinoco oil belt. The highest peak in Africa is Kilimanjaro. तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हाईएस्ट पीक का आपको पता होना चाहिए। तो जो ये मैकिनली है, दिस इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। और अब इसका नाम जो है वो चेंज करके डेनाली रख दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एकोनकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो दोनों को मिला के जो है हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो इट इज़ एकोनकागुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एशिया का आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से अगर एंटार्क्टिका की हम बात करें तो माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक। अ लेयर ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिकेट्स इज कॉल्ड मैंटल। अब बाकियों की भी बता देती हूँ। Cl एक्चुअली इट इज़ अ लेयर ऑफ सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम। तो दोनों का जो है पहले दो लेटर्स उठा लिए, तो सिलिकन और एल्यूमिनियम मिलके बन गई Cl लेयर, एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी टॉप मोस्ट लेयर जो है वो Cl है, और उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है वो सीमा है, एंड अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकन प्लस मैग्नीशियम। तो अगेन दोनों की फर्स्ट जो लेटर्स हैं वो उठा के को ज्वाइन कर दिए, तो ये नाम बन गया। ये भी क्रस्ट का ही हिस्सा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि विच लेयर इज़ नॉट फाउंड इन दी ओशियनिक बेसिन्स। तो ओशियनिक बेसिन्स में जो है Cl नहीं पाई जाती, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है NiFe, अगेन निकल एंड आयरन। तो आयरन को जो है फेरस भी कहते हैं, तो Fe ले लिया वहाँ से और निकल का Na ले लिया, तो NiFe बन गया। तो ये लेयर जो है ये आपकी कोर में पाई जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पाई जाती हैं ये सारी लेयर्स। द डार्क कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि आज भी जो है मेजर इंडोर पॉल्यूशन जो है वो बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ वुड से ही होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर चूज़ करें, अदरवाइज़ आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। 4th वीडियो मैं अभी साथ के साथ डाल दूँगी आपका, और उसके बाद आपकी ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।